नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर लगातार पूरी दुनिया में दो भाग दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाटो के देश, भारत में जैसी जानकारी आ रही है कि नाटो के देश अगर इस तरह से रूस से डी कोऑपरेशन करते रहे, उससे अलग होते रहे, छिटकते रहे, प्रतिबंध लगाते रहे, तो रूस के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है और इसको रूस दरकिनार कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है इन आर्थिक प्रतिबंधों पर, या उसके पास कोई और रास्ता है या कुछ और तरीके हैं उस पर? इस बात को समझने के लिए, भारत के खासकर दर्शकों पाठकों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं और पूरा देश उन्हें जानता है कि अर्थशास्त्र के जन माध्यम में जनता को समझ आने लायक जो बातें होती हैं वो सीधे तौर पर बड़े ढंग से बताते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। पहला सवाल यही सर कि आर्थिक मसले थोड़े समझने वैसे भी मुश्किल होते हैं। भारत में जानकारियां आते आते ऐसे ही उटपटांग सी हो जाती हैं, कई बार विकलांग सी भी हो जाती हैं। जो रूस पर प्रतिबंध नाटो के देशों ने लगाया है, उससे क्या लगता है कि इन आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की रीढ़ वाकई टूट जाएगी और इस सब के बावजूद रूस अपनी इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि ये युद्ध है क्या। तो जी। युद्ध तो बहुत तरह के हो रहे हैं दुनिया में इस समय, चाहे वो आप देखें इराक है, सीरिया है, लीबिया जी। है ना, यमन है, सूडान है, तरह तरह से जगह जगह एक तरह से कुछ ना कुछ युद्ध हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे एक सुपर पावर इन्वॉल्व है। तो रूस एक जी। सुपर पावर है, मिलिटरली तो सुपर पावर है ही, इकोनॉमिकली वो इतना तेज नहीं है जितना कि पहले होता था, लेकिन फिर भी जी। काफ़ी बड़ा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन है, वहाँ पे क्योंकि एक तरफ रूस है तो इसलिए जो यूएसए है, नेटो है, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्टली जी। उसको आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है और उसको मदद दे रहा है। तो जी। ये जो मदद है, तो उसके चलते हुए यूक्रेन उससे डील नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए अब ये वेस्ट ने डिसाइड किया कि हम इस पे प्रतिबंध लगाएंगे। इसका जो ट्रेड है, इसका जो कैपिटल फ्लोज है, जो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है। जी। तो एक तरफ मतलब युद्ध चल रहा है जो सुपर पावर कर रहा है, दूसरी तरफ जो अमीर देश हैं वो प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो एक तरह से युद्ध की स्थिति है, वो चाहे आर्थिक मसला है हो, चाहे वो मिलिट्री का मसला हो, आर्मी का। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर कितना होगा रूस पे, कि जी। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो होता क्या है कि जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि एक तो ट्रेड पे होता है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। बिल्कुल। दूसरा आपके कैपिटल फ्लोज पे होता है कि मतलब आपके यहाँ कितना कैपिटल आ रहा है, कितना आपके यहाँ से जा रहा है। फिर होता है कि टेक्नोलॉजी की उपलब्ध कितनी होती है, कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी या नहीं होगी। तो कई तरह से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अब ये देखना है कि इसमें क्या कितना असर पड़ने वाला है रूस पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रूस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जी। वो होता है पेट्रोलियम गुड्स का। बिल्कुल। फर्टिलाइज़र का भी होता है, फूड पर का भी आइटम्स का होता है, उनके और मेटल वगैरह भी हैं, है ना, जी। जिनका असर होता है जो ट्रेड पे। तो सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम गुड्स हैं। मतलब कच्चा तेल है और जो गैस है और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, वो जी। यूरोप के लिए बहुत अहम है। तो यूरोप के लिए अहम होते हुए उन्होंने इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। यानी कि जो यहाँ पे इनकी कमाई होगी रूस की, वो हम्म। रूस को मिल जाएगी। तो ठीक। अगर रूस को मिलती रहेगी तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है इस प्रतिबंध का, क्योंकि उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो हालांकि उसके जो सेंट्रल बैंक है, उसके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, उसको आपने प्रतिबंधित कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पर लेकिन जब आपको यहाँ पे मिल रहा है आपको फॉरेन एक्सचेंज, तो उससे आपका काम चलेगा, क्योंकि जो रूस का सरप्लस बहुत है। मतलब जी। उसका एक्सपोर्ट 25% है जीडीपी का और उसका सरप्लस 10% है जीडीपी का। यानी इंपोर्ट 14% है, एक्सपोर्ट जो है वो जी। 25% है। तो ये जो जी। वहाँ पे इतना सरप्लस है, उसके चलते हुए काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज आता है। इसी के जी। वजह से उसने $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा कर लिए थे, जिसमें से $300 बिलियन तो वेस्ट में है, बाकी $300 बिलियन और है। तो उसके पास काफ़ी रिजर्व हैं। दूसरा उसने क्या किया जिससे कि परेशानी और ना बढ़े, उसने कहा कि जो वेस्ट की कंपनियां हैं,
वो जो उनका कैपिटल इन्वेस्टेड था रूस के जो कंपनियों में, वो आप विड्रॉ जी नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि एक्सॉन ने और बाकी जो बीपी वगैरह ने कहा कि हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे रूस की कंपनियों में उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो अब जब वो प्रतिबंधित है, स्टॉक मार्केट जो चल नहीं रहा है, और अगर आपने यूरोप में उसको बेचने की कोशिश की अपने शेयर को, तो वहाँ पे जी कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि सभी पे प्रतिबंध है, तो इसलिए वो भी पैसा नहीं निकल सकता। तो कुल मिला के जो फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति है वो बिगड़ सकती थी, लेकिन बिगड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो ये जो फाइनेंशियल फ्लोज की बात है, वहाँ पे भी असर नहीं इतना हो रहा है जितना कि होना चाहिए था। जी और फिर टेक्नोलॉजी की बात है कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तो वो तो लॉन्ग टर्म में असर उसका होता है, उसका कोई इमीडिएट तो असर होता नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है जिससे आप काम कर रहे हैं वो तो वैसे की वैसी चलती रहेगी। फिर जो वेस्ट की कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना सामान वहाँ नहीं भेजेंगे, तो उससे तो उन्हीं को नुकसान होगा जो कंपनियां अपना सामान नहीं भेजेंगी। जैसे लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स अगर नहीं भी उपलब्ध होंगे रूस में तो उसका इतना असर नहीं होगा। पर हाँ, जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें कमी आएगी तो रूस में उसका इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। दूसरा ये कि जो कॉन्फिडेंस जो था रूस की अर्थव्यवस्था पे वो कम हो गया, उसके चलते हुए स्टॉक मार्केट गिर गया, उसके चलते हुए रूबल गिर गया। लेकिन मेरा मानना है कि रूबल बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रहा है, और जब आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा तो आपका सरप्लस वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले था। तो इसलिए रूबल शुरू में तो गिरा, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में वो नहीं गिरेगा अगर ये स्थिति इसी तरह चलती रही। और फिर चाइना के साथ ट्रेड हो सकता है क्योंकि चाइना को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ऑलरेडी एक पाइपलाइन बनाने की बात थी कि साइबेरिया से पाइपलाइन चाइना जाए, तो जो सप्लाई अगर जो वेस्ट प्रतिबंधित कर भी देता है पेट्रोलियम गुड्स की और गैस की, तो वो उधर डाइवर्ट हो जाएगी चीन की तरफ, उनको चीन को सस्ता मिल जाएगा। उसी तरह ट्रेड है, जैसे कि जो बहुत सारा ट्रेड है जो रूस इंपोर्ट करता है, जैसे कि कारें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, वो भी चीन से सप्लाई हो जाएंगे क्योंकि चीन आजकल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा हो गया है, तो वो चीन सप्लाई कर सकता है। तो अगर जी चीन से रिश्ता बना रहेगा और चीन ये प्रतिबंध में शामिल नहीं होता है तो वो ट्रेड भी चलता रहेगा। तो अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज में भी चलता रहेगा, ट्रेड में भी चलता रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी है उसका तो लंबे समय पे असर पड़ेगा। तीसरी तो बात सर, ये अगर कि आपकी बातों को समझा जाए तो ये है कि आर्थिक असर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई शॉर्ट नहीं दे टर्म रहा में है शॉर्ट टर्म में। है ना, जी अब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो सोचना पड़ेगा कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या उसका असर होगा। पर अभी तो इमीडिएट तो कोई ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ असर होगा। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर जो चीन का और रूस का रिश्ता काफी नजदीकी आता जा रहा है पिछले 15 साल जी में, क्योंकि चीन को भी लग रहा है कि जो यूएसए है वो प्रतिबंध लगाना चाहता है चीन के ऊपर भी, क्योंकि चीन की जो स्ट्रेटेजिकली उसको समझ आ गया है कि सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए चीन है। तो जी चीन को भी ये डर है, खतरा है कि कहीं किसी वजह से वो भी ना, तो इसलिए चीन यूएस से मतलब रशिया के साथ कोलैबोरेट करेगा, और वो वहाँ पे उसके पास रिजर्व बहुत हैं चीन के पास, तो जी वो करेगा। फिर भारत है, भारत भी जो ट्रेड करता रहेगा क्योंकि हमारा डिपेंडेंस है जो चीन के ऊपर, हमारे जो डिफेंस के वजह से, चाहे वो सुखोई हो, चाहे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे बिल्कुल। और बहुत सारा इक्विपमेंट है, तो भारत भी कोशिश करेगा कि जो उसके साथ रिश्ता बना रहे। तो अगर ये दो ब्लॉक हो गए, एक तरफ चीन और रूस का ब्लॉक हो गया और एक तरफ वेस्टर्न नेशंस का ब्लॉक हो गया, अमीर देशों का ब्लॉक हो गया, तो ये दोनों की तनातनी बढ़ेगी। पर लेकिन आपस में ट्रेड चलता रहेगा, आपस में कैपिटल फ्लो चलता रहेगा, और रूस की टेक्नोलॉजी बहुत है, मतलब रूस एक के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसीलिए उसने इतना आर्मामेंट वगैरह प्रोड्यूस किया है, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है तेजी से। तो जो टेक्नोलॉजी उसको नहीं मिलेगी अमेरिका से या वेस्ट यूरोप से या जापान से, तो वो खुद अपना टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने में सक्षम हो सकता है। और चाइना को भी ये लगेगा कि हम जो अगर रूस के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हमें आर्मामेंट्स वगैरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सकती है रूस से। और लेकिन भारत की पोजीशन कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब चीन और रूस ज्यादा साथ आएंगे तो चीन रूस को कहेगा कि भाई आप इतना आर्म सप्लाई मत करिए भारत को, और उससे फिर हमारे जो बॉर्डर पे प्रेशर हमारे ऊपर पड़ेगा। और जो वेस्ट है, जो यूएसए है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जाएं, लेकिन क्योंकि अभी हम न्यूट्रल पोजीशन पे हैं तो हो सकता है वहां पे वो हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। तो हमें ट्रेड कैसे करना पड़ेगा रूस के साथ, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब भारत की भी एक स्थिति बनेगी। सर, इसके साथ साथ एक और जानकारी देते चलिए इसी सवाल से जोड़ते हुए कि दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं जो इसी युद्ध में इतने खुले तौर पर दिखाई दी कि
अमेरिकन और यूरोपीय देशों से संचालित जो टेक्नोलॉजी है, खासकर गूगल और फेसबुक, इन दोनों ने प्रतिबंध लगाया है रूस पर और इसकी घोषणा भी की है। तो इस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स का, कारपोरेट्स का खुले युद्ध में इस तरह से उतर जाना, जो लोग की उपभोक्ता पर निर्भर है, बहुत बड़ा उपभोक्ता है रूस में, तो ये क्या कोई नई चीज है या पुराने का ही सिलसिला है? दूसरी बात ये है सर कि आप खुद भी मानते हैं, दुनिया भी इस बात को जानती है कि उनका, रूस की आर्थिकी बहुत ताकतवर है। तो चीन जब नजदीक उनके आ रहा है और तीन बड़े मतलब देश हैं, भारत को जोड़ लें, चीन को दे जोड़ लें और रूस को, तो बहुत बड़ा उपभोक्ता है जिसका कि आर्थिक स्थिति मतलब कोई बहुत, अगर रूस मतलब सामने के देश वेस्ट प्रतिबंधित भी कर दें तो बहुत असर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो चीन और भारत की तनातनी है और फिर बीच में रूस, जो आप कह रहे थे, थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएं कि वह भविष्य किधर की तरफ जाएगा, कोई सकारात्मक चीज दिखाई दे रही है या वहां भी कुछ गड़बड़ी नजर आएगी? तो जैसे आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे जी, फेसबुक है, गूगल हाँ, है ना, हाँ, वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे उत्पादन में काम नहीं आती है, वो तो हमें कम्युनिकेशन में काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कम्युनिकेशन तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो हाँ, फेसबुक और गूगल अगर प्रतिबंधित करते भी हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव भी निकल सकता है। पर ये बात जरूर है कि आप जो दुनिया के जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क है उससे अलग हो जाएंगे। जैसे कि अभी जो हमारे क्रेडिट कार्ड की कंपनियां हैं, वीजा है, हाँ, वीसा ने लगाया है, है ना, बिल्कुल। उन्होंने भी कहा कि हम जो प्रतिबंधित करेंगे। पर यह है कि एक रूस के पास भी अपने कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं, है ना, वहां से काम चल सकता है। चाइना के भी हैं, है ना, उससे भी काम चल सकता है। फिर जो कहा कि स्विफ्ट का हम जो रोक लगा देंगे बैंकों पे, पर जो क्रिटिकल बैंक है जहां से आपका डॉलर आता है, जो पेट्रोलियम गुड्स का, उसको प्रतिबंधित नहीं किया है, तो उसके जरिए से आपका ट्रेड चल सकता है। फिर क्या है कि एक जो स्विफ्ट की तरह का एक SPFS है जो रूस ने बना रखा है पिछले 7-8 साल से, उसको एक्सपैंड करेगा रूस। फिर उसी तरह चाइना का एक जो इसी तरह का जो वो है, CIPS करके है, वो जो और एडवांस करेगा। तो ये ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज करेंगे, और वो ऑल्टरनेटिव्स जैसे मैंने कहा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में इतना इस कोई बहुत ज्यादा भारी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मतलब नहीं किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी से मतलब जो क्रिटिकल एरियाज हैं वहां पे जो प्रतिबंध है उसका असर जरूर होगा। जैसे कि आपके एरोस्पेस है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चिप्स हैं, ये जो चीजें हैं ना, इन पे असर जो पड़ेगा वो आपकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा असर करेगा। तो वहां पे क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी भी काफी उन्नत है, तो वो टेक्नोलॉजी अभी जो उन्होंने नहीं डेवलप किया उनको कोशिश करके वो डेवलप करेंगे, और चाइना के साथ मिल गए तो दोनों मिलके उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो इस समय जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी है, तो दो अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। दो ब्लॉक्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, मार्केट का डेवलपमेंट होगा, फाइनेंस का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में इस समस्या से जूझा जा सकता है। जो रूस और चीन मिल गए, भारत की स्थिति कुछ और अलग रहेगी, क्योंकि अभी हमारा चीन के साथ समझौता नहीं हो पाया है और चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है। तो हमारे लिए परेशानी का दौर ये रहेगा कि एक तरफ तो वेस्ट हमें कोशिश करेगा अपने ब्लॉक में लाने का, दूसरी तरफ रूस चाहेगा कि हम जो उनके खिलाफ न जाएं, और हम जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट 60% तो वहां से आया हुआ है। तो हमारी स्थिति काफी बिगड़ सकती है, क्योंकि चाइना दबाव डालेगा रूस पे कि हमें इतना आर्मामेंट न दिया जाए। जैसे S-400 मिसाइल आ गई, S-400 मिसाइल तो चीन भी इस्तेमाल करता है, तो अभी क्योंकि S-400 मिसाइल का जो जरूरत जो रूस में भी ज्यादा होगी तो वो आना जो कम हो जाएगा। उसी तरह सुखोई एयरक्राफ्ट है, उसके पार्ट्स वहां से आते हैं, तो वो पार्ट्स भी आने कम हो जाएंगे क्योंकि उनको खुद अपने जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो हमारी हालत थोड़ा डिफेंस के क्षेत्र में कम हो जाएगी और चीन का दबाव बढ़ जाएगा। अब इसमें रूस का एक अहम रोल होगा कि क्या वो चीन से कहेगा कि आप अभी ये सब ना करें, जिससे भारत जब पुश होके वेस्टर्न पावर्स के साथ और ज़्यादा न जाए। तो हमारी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है इस समय। लेकिन दुनिया भर में जो सारे डेवलपिंग नेशंस हैं उन पे भी दबाव होगा कि आप जो एक ब्लॉक में जाएं या दूसरे ब्लॉक में। तो जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट के दौरान था कि जो सब देश वेस्टर्न नेशन और सोवियत यूनियन को एक तरह से कम्पीट कराते थे, और उनका थोड़ा जो लीवे मिल जाता था, थोड़ा उनको स्पेस मिल जाता था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो स्थिति दोबारा होगी कि ज़्यादातर देश जो है तीसरी दुनिया के, उनको एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे वो जो है कुछ ज़्यादा मतलब बार्गेन कर पाएंगे, बेटर टर्म्स ले पाएंगे। नहीं तो अभी तो वेस्ट का दबाव था, वो किस लेवल पे कैपिटल प्रोवाइड करते थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे, वहाँ पे उनकी बात सुननी पड़ती थी। अब वो उसमें थोड़ी तब्दीली होगी क्योंकि दोनों कम्पीट करेंगे।
तो इसलिए कुल मिला के मेरा मानना है कि हमें मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में ये सोचना पड़ेगा। लेकिन एक जो शॉर्ट टर्म की बात है वो बहुत अहम है। वो शॉर्ट टर्म में क्या है कि अगर जो रूस को लगा कि वो युद्ध में इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो वो अपना जो लेवल ऑफ अटैक है वो बढ़ा देगा। और उसमें खतरा है कि जब वो अपना लेवल ऑफ अटैक बढ़ाएगा, तो वेस्ट भी कहीं न कहीं उसको भी रिएक्ट करना पड़ेगा उसको, जब वो देखेगा कि जो इस पे असर है। तो ये खतरा है, इसलिए मेरा मानना है कि ये युद्ध को भी जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए और जो ये सैंक्शंस हैं, इसको भी जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। और जो ये मतलब साथ मिल के जो डेवलपमेंट होगा, वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से होगा बनिस्बत इसके कि हम 2 अलग-अलग ब्लॉक बना के उसमें कॉम्पिटिशन करें। तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये ज़बरदस्त कोशिश होनी चाहिए सबकी कि युद्ध भी खत्म हो और ये जो सैंक्शंस है ये भी खत्म हो। बिल्कुल। सर, इसके साथ साथ एक आखिरी सवाल ये आपसे कि जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बना है कि बहुत अप्रत्याशित था कि इस तरह रूस जो है सीधे युद्ध में उतरेगा, उम्मीद नहीं थी और इसी उम्मीद में शायद भारतीय छात्र लौटे भी नहीं। आपको क्या लगता है, भविष्य में कहा यह जा रहा था अर्थशास्त्र के हिसाब से कि एक दूसरे से आर्थिक मजबूरियां इस तरह की हैं कि अब दूसरा या तीसरा विश्व युद्ध जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, लेकिन अभी जिस तरह से नाटो देश तनातनी कर रहे हैं, रूस सामने है, चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा है, भारत जैसे देशों की कोई स्थिति बन नहीं पा रही है जहां हम बीच में खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि आर्थिक मजबूरियां जो रहती हैं एक दूसरे से व्यापारिक संबंधों के, उसके कारण कहा जा रहा था कि युद्ध नहीं लड़ा जाएगा 20वीं शताब्दी के आखिर तक, अब 21वीं शताब्दी है। आपको क्या लगता है कि वह आर्थिक मजबूरियां, ग्लोबल मजबूरियां युद्ध को रोक पाने में सक्षम नहीं होंगी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो रूस को थ्रेट नजर आ रही थी कि जी। नेटो बढ़ता चला जा रहा था, जबकि ये वॉर्सो पैक्ट खत्म हुआ था 1991 के बाद, जब रूस सोवियत यूनियन टूट गया था। तो उस समय कहा था नेटो ने कि हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। फिर जो अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो रूस को जो थ्रेट नजर आने लगेगी। तो वो नेटो का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, वो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लाटविया वगैरह सब जगह पहुंच गया। अब यूक्रेन बचा था, अब यूक्रेन में भी जाएगा। अब यूक्रेन से मॉस्को की दूरी 400-500 किलोमीटर की है और वहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लगा दी तो कोई टाइम नहीं बचेगा। तो जैसे अमेरिका क्यूबा में और वेनेजुएला में रूस को जो अपनी मिसाइल लगाना नहीं देता है कि क्योंकि वहाँ से इतना छोटा समय रहेगा मिसाइल के वॉशिंगटन पे या न्यूयॉर्क के अटैक का, तो वही स्थिति रूस की है। जब रूस को लगा कि ये स्थिति तो हाथ से बाहर जा रही है, तो इसलिए उसने अटैक करना शुरू किया। और ये जो अटैक है वो उसको लगता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो देश पे ही खतरा है, तो फिर आर्थिक जो नीतियाँ हैं, आर्थिक जो मतलब एक तरह से संबंध है, वो इतने मैटर नहीं करते हैं। आपकी अपनी जो स्वतंत्रता है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए अभी जो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल जो मसला है, वो आपके आर्थिक मसलों के ऊपर हावी हो गया है। और इसीलिए रूस ने, जहाँ तक मेरी समझ है, इसीलिए रूस ने अटैक किया है, जिससे कि जो यूक्रेन है वो एक न्यूट्रल देश बना रहे, ना वहाँ पे नेटो जाए और ना वहाँ पे रूस जाए। अब वहीं पे समस्या गंभीर हो गई, क्योंकि नेटो एडवांस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन एडवांस कर रहा है, यूक्रेन तक पहुँचने की कोशिश में है। तो रूस ने इसीलिए मुझे लगता है कि हालांकि उनको पता है कि उनके ऊपर भी असर है, उनका इन्फ्लेशन है, उनका रूबल गिर गया, उनका स्टॉक मार्केट गिर गया, पर ये सब इस समय इतना महत्व नहीं है उसका, जितना कि उनके खुद का मतलब अपना अस्तित्व जो है वो बना रहे। तो इसलिए ये पॉलिटिकल मसला और स्ट्रेटेजिक मसला है, ये सिर्फ इकोनॉमिक मसला नहीं है। अच्छा, एक सर आपका शायद ध्यान गया हो, नेपाल जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। चूंकि अगर आपको सूचना होगी ही, तो भारत बगल का देश है, भारत स्टैंड नहीं ले रहा है, चीन भी बगल का देश है, वह भी इस युद्ध में मतलब नाटो देशों के साथ नहीं खड़ा है। तो ये एकाएक नेपाल को क्या पड़ी थी, यहाँ क्या बहुत असर बढ़ गया है क्या अमेरिका का नेपाल में, अगर आपको मतलब? जी हाँ, यही मुझे लगता है। जैसे अभी उनका $500 मिलियन का रूस से वो मदद का मसला पार्लियामेंट में था, और फिर वो शुरू में लगा था कि वो शायद ना पास हो क्योंकि बहुत ऑपोजिशन था, लेकिन अल्टीमेटली पास हो गया। तो अमेरिका का असर तो है ही, वहाँ से बहुत पैसा जाता है, एड जाती है। और इंडिया का असर तब से कम हुआ जब से हमने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, जब हमने वहाँ पे गैस वगैरह सप्लाई रोक दिया था। तो नेपाल के लोग जो भारत के साथ होते थे, वो काफ़ी भारत के अपोज हो गए हैं पिछले
3-4 साल में। बिल्कुल। तो जब से ये हमने प्रतिबंध लगाया तब से हमारे रिश्ते उनसे खराब हो गए हैं और अमेरिका का असर और चीन का असर वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस समय अमेरिका का असर लगता है, जो नई सरकार है, जो पुरानी सरकार थी ओली की, वो चीन के साथ ज़्यादा थी। ये सरकार जो है वो लगता है अमेरिका के साथ ज़्यादा है और इसीलिए अमेरिका के दबाव में उन्होंने भी मदद यूक्रेन की है, ना कि वो चीन और रूस के साथ कर रहे हैं। जी, ठीक है सर, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार और शास्त्री हैं। वह बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा। आप लोग उनकी बात से सहमत हों असहमत हों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि वह एक विस्तृत तौर पर एक विस्तृत विहंगम दृष्टि के साथ बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या असर पड़ने वाले हैं, रूस क्यों कर लड़ रहा है, यूक्रेन की क्या भूमिका है, नाटो देशों से क्या गड़बड़ी हुई है, इन सारी चीजों पर उन्होंने बातचीत की। बातचीत के लिए सर शुक्रिया। फिर हम अगली बातचीत में मिलेंगे। धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।